हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 247। आज का जो सेशन है इट इज़ डेडिकेटेड टू दी प्रमोशन एग्जाम। और कौन से बैंक के प्रमोशन एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Most of you must be knowing that the promotion exam from clerical to TO it will be conducted on 27 of December. Effectively, एक महीना रह गया है हमारे पास for preparing for this particular exam. And when we talk about this particular YouTube series, तो definitely आपको कहीं ना कहीं benefit करेगी ये series if you are doing self study. But over and above आपको अपने जो भी banking norms हैं वो पढ़ने पड़ेंगे. All those important RBI circulars you have to refer, and those are the most important ones. अभी recently जो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमोशन एग्जाम्स हुए वहां पे देखा गया है that the maximum questions were from the latest or the recent guidelines, plus जो आपके बैंक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं उन पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं. एंड सेम ट्रेंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल एसबीआई में भी देखने को मिलेगा. सो पीएसएल नॉर्म्स से हम स्टार्ट करेंगे हमारी चर्चा. एंड all those important topics of agri finance we will try to cover via YouTube sessions as well. तो आज का टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. और एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आप बैंक प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें रादर देन गोइंग इन डेप्थ, राइट, कि सपोजिंगली इसी टॉपिक को हम देखते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ था, व्हाई इट हैपेंड, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट दैट रेलिवेंट. हमारे लिए जो रेलिवेंट है, एग्जाम रेलिवेंट पढ़ाई करेंगे एक महीने में, वो होने वाली है लेटेस्ट गाइडलाइंस. फिर चाहे वो आरबीआई हो, आरबीआई का डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर एसबीआई स्पेसिफिक डेटा. ऑल दीज डेटास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन दिस सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट गाइडलाइंस, द मास्टर गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई. तो एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं. द पीएसएल नॉर्म्स दे आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर्स. प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं कौन से? एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर. देन एमएसएमई है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स एंड वीकर सेक्शंस. तो अदर्स कैटेगरी में जितने रिमेनिंग 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, इनमें अगर नहीं फॉल कर रहा कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर जिसको क्रेडिट चाहिए बट मिल नहीं रहा है, then it will fall under the others category. चेंज होता रहता है इसमें. and mostly you will find the corporate credit here in the others category. तो in total हम देखें तो 9 priority sectors are there. 8 plus 1 बोला जाता है, 1 is your others. Okay. When you talk about the master direction which is important, तो यहाँ पे आपके पास आरबीआई का जो मास्टर डायरेक्शन है, दिस सर्कुलर वाज इशूड इन मार्च. तो मार्च 2025 का जो सर्कुलर है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, वहां से डायरेक्टली डेटा जो है वो लिया गया है. एंड वी हैव अपडेटेड इट टिल दी नवंबर. फाइन, अभी टुडे इज योर 27th ऑफ नवंबर. तो 27 नवंबर तक जितने भी अपडेट्स हैं आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वो इनकलकेट किए गए हैं. जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए मई जून में आरबीआई ने एक फ्रेश सर्कुलर इशू किया था जहां पे पीएसएल नॉर्म्स में कुछ चेंजेस आए थे, वो भी इनकलकेटेड है. तो अगर आप ये सेशन देख रहे हैं, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर एल्स, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी अपडेट्स आपको इसी सेशन में मिल जाएंगी. तो डिवाइड कैसे करा था आरबीआई ने? सो इट हैज डिवाइडेड द कैटेगरीज इनटू टोटल प्रायोरिटी सेक्टर, देन एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइज एज वेल एज एडवांसेस टू वीकर सेक्शन. तो ये प्राइमरीली जो आपके इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, वी हैव द माइक्रो एंटरप्राइजेस एज वेल एज द वीकर सेक्शंस, इनको पढ़ना इज इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे ही मैक्सिमम जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो ऑब्लिगेशन जो है आरबीआई ने प्रिस्क्राइब की हुई है. When you talk about the total entire priority sector lending कितनी होनी चाहिए, तो entire priority sector lending मतलब 8 plus 1, 9 प्रायोरिटी सेक्टर्स जो हैं, इनमें किस तरह से आपको लोन्स डिसबर्स करने हैं अकॉर्डिंग टू योर बैंक्स एएनबीसी और सीईओबीई. Now what is ANBC? It is adjusted net bank credit. And COBE क्या है? Credit equivalent of off balance sheet exposure. तो इन दोनों में से जो भी हायर निकल कर आता है उसको परसेंटेज के हिसाब से वी विल बी डिसबर्सिंग द लोन्स. सो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में वी हैव 4 कैटेगरीज. सबसे पहला है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव. सेकेंड कैटेगरी इज फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस. फिर है आपके आरआरबीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. सो फर्स्ट कैटेगरी में द ऑब्लिगेशन टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी 40% ऑफ द एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज
higher. Same is the case with the foreign banks with less than 20 branches. अब इन foreign banks को आप small foreign banks भी बोल सकते हो, because यहाँ पे जहाँ जितने भी foreign banks हैं जिनकी 1 to 19 के बीच में branches हैं, वो सारे के सारे include हो जाएंगे. So here also you have the total priority sector as lending obligation as 40% of ANBC COB, whichever is higher. लेकिन यहाँ पे एक important point है that 32% out of this 40% should go towards the export credit. Fine. Maximum आप देखोगे कि जो भी small foreign banks हैं, they are present in India for profitability. और मैक्सिमम प्रॉफिट फॉरेन बैंक्स को कहाँ से आता है, किस मोड ऑफ ऑपरेशन से आता है, किस टाइप ऑफ क्रेडिट से आता है? इट इज फ्रॉम द एक्सपोर्ट क्रेडिट. तो 40 में से 32% इज एयर मार्क फॉर द एक्सपोर्ट क्रेडिट. रिमेनिंग 8% दे हैव दिस लेवरेज बाय द आरबीआई कि आप बाकी के बचे हुए जो 8 प्रायोरिटी सेक्टर हैं उसमें आप लेंड कर सकते हैं. Then we have RRBs, that is regional rural banks, medium enterprises, social infrastructure and renewable energy. And the remaining 15%, बाकी के जो remaining 6 priority sectors हैं उसमें obligation आपको दी गई है by the RBI. तो RRBs का हम याद रखेंगे, क्वेश्चन मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं they are from RRBs. फिर आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. अब ये भी इंपॉर्टेंट निकल कर आती है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशन ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन रिवाइज्ड. राइट, मई जून में रिवाइज हुआ था. अर्लियर इट वाज 75%, बट नाउ जो हमें एग्जाम के लिए याद रखनी है दैट इज 60%. तो 60% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर. सो 40-40, 75, 60, दैट वी मस्ट रिमेंबर. एटलीस्ट ये तो आपको टोटल प्रायोरिटी सेक्टर तो याद होना ही चाहिए. For agriculture again, when we talk about the particular obligation, तो वो 18% है for the domestic commercial banks and foreign banks with more than 20 branches. फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस या फिर स्मॉल फॉरेन बैंक्स जो हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है. कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशन नहीं है एग्रीकल्चरल सेक्टर में लेंड करने के लिए फॉर दी स्मॉल फॉरेन बैंक्स. तो चाहे एग्रीकल्चर की बात कर लो, चाहे माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करो, या फिर वीकर सेक्शन एडवांसेस की बात करो, देयर इज नो ऑब्लिगेशन व्हाटसोएवर फॉर दी स्मॉल फॉरेन बैंक्स. For the RRBs, it is 18%, and for small finance banks also it is 18%. लेकिन जो important portion है या फिर important जो update है that is this 14%. तो जो 14% है out of this 18%, it is earmarked for the non-corporate farmers. तो चाहे हम individual category की बात करें, individual farmers category, or for that matter SF your SHGs, fine. Then we have the non-corporate farmers in the form of joint liability groups. All these are included under the NCF category. So 14% is earmarked for the NCF category, and 14% का 10% जो है it will be for the small and marginal farmers. अब ये small and marginal farmers कौन से होते हैं? आपके ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग पे डिपेंड करता है, या फिर हम बोलें डिफाइन किए हुए हैं टाइप्स ऑफ फार्मर्स. सो द मार्जिनल फार्मर्स आर दोज फार्मर्स हु आर हैविंग द operational land holding as less than or equal to 1 hectare. ये हो गए marginal farmers. Small farmers जो हैं they are having the operational land holding between 1 to 2 hectare. तो इन दोनों कैटेगरी को क्लब करके एक कैटेगरी बनाई हुई है दैट इज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. कैसे याद रखेंगे हम एग्रीकल्चर के प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशन? 18% ओवरऑल, 18 का 14% for the NCF and 10% for the SMF, that is small and marginal farmers. और सेम आपके लिए जो ऑब्लिगेशन है RRBs के पास भी सेम ऑब्लिगेशन है, and the small finance banks also have the exact same obligation. माइक्रो एंटरप्राइजेस में तीनों कैटेगरी में यू हैव 7.5, 7.5, 7.5. And when we talk about advances for the weaker section, towards weaker section, the domestic commercial banks and the foreign banks with more than 20 branches, they are having the obligation as 12%. The small finance banks having the obligation same 12%, लेकिन RRBs के लिए additional obligation है that is 15%. तो RRBs से मैक्सिमम क्वेश्चन है कि ये भी रीजन है पूछे जाते हैं कि आपके पास कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस होते रहते हैं. जैसे यहाँ पे RRBs का जो चेंज है इट वाज देयर फ्रॉम द इनिशियल ओनली. इस बार चांसेस हैं कि RRB से क्वेश्चन आए या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी आ सकता है बिकॉज द अपडेटेड डेटा is there for the SFBs. तो जहां पे भी अपडेशन हो रही है कंसिडर दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर जो मार्च 2025 में अपडेट्स आई थी उसके हिसाब से अर्बन कोऑपरेटिव्स के भी लेंडिंग नॉर्म्स थोड़े चेंज हुए हैं.
टोटल प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशन जो है दैट इज 60%, माइक्रो एंटरप्राइजेस का 7.5% है, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन इज आल्सो 12%। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं अर्बन कोऑपरेटिव्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के पास सिमिलर सिमिलर ऑब्लिगेशन है, फाइन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यू कैन से सिमिलर ऑब्लिगेशन इज देयर। फिर आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स के अंदर वेरियस वेरियस कैटेगरीज देख लेते हैं, जैसा डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विद मोर देन 20 ब्रांचेस एक कैटेगरी थी, वैसे ही हमारे पास फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस भी थी, जिसमें हमने देखा था कि 32% कैन गो टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट क्रेडिट, राइट। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट को ब्रॉडली कैसे डिफाइन किया है आरबीआई ने? व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंस टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट क्रेडिट, तो सबसे पहले तो डोमेस्टिक बैंक्स और दी होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ फॉरेन बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और द अर्बन कोऑपरेटिव्स, उनके पास जो ऑब्लिगेशन है दैट इज एन इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट। इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट मतलब जितना आप कर रहे हो क्रेडिट डिस्पर्सल, उसको ग्रेजुअली वी विल बी इम्प्रूविंग अपॉन, वी विल बी इंक्रीजिंग ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। पिछले साल जितना किया था उससे बढ़ाना है हमें, कितना? up to 2% of ANBC or COB, whichever is higher, subject to the sanction limit up to 50 crore per borrower। तो पर borrower limit कहीं ना कहीं पूछी जाती है in the exam, याद रखेंगे हम 50 crore per borrower is the upper limit for the domestic banks or the wholly owned subsidiaries of foreign banks या फिर small finance banks or the urban cooperatives। 20 ब्रांचेस एंड अबव हैं जिन भी फॉरेन बैंक्स की, उनके पास क्या ऑब्लिगेशन है? तो फिर से 2% ही है आपका इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, एंड कोई भी अपर कैप यहाँ पे नहीं है, नो अपर कैप इज डिफाइंड। जैसा यहाँ पे 50 करोड़ पर बोरोवर थी, हेयर नो अपर कैप इज डिफाइंड। फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस तो हमने देख ही लिया था दैट 32% शुड गो टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट क्रेडिट। इसके अलावा एक्सपोर्ट क्रेडिट के अलावा हमने एक प्रायोरिटी सेक्टर देखा था, एजुकेशन। तो एजुकेशन लोन्स की लिमिट चेंज हुई है एंड दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम आल्सो। Education loans to individual for educational purposes, including vocational courses not exceeding 25 lakh, will be considered as eligible for the priority sector classification. Earlier it was 20 lakh, लेकिन एग्जाम के लिए हमने क्या याद रखना है? 25 lakh, because it has been updated। तो प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन में अगर आपको चाहिए कि एजुकेशन की कैटेगरी में एक बैंक को, या फिर हम एसबीआई की अगर बात करें कि स्टेट बैंक चाहता है कि एजुकेशन लोन्स हमारे पास जितने भी सैंक्शन हो रहे हैं उनको कंसीडर किया जाए हमारी ऑब्लिगेशन में, देन उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? देयर इज एन अपर कैप कि 25 लाख से अगर नीचे है तभी आपके पास जो लोन है एजुकेशन लोन, इट विल बी कंसीडर्ड अंडर दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑब्लिगेशन, अदरवाइज इट इज नॉट। ओके, तो 25 लाख इज द लिमिट फॉर द एजुकेशन लोन्स टू बी कंसीडर्ड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। फिर एक और कैटेगरी देखी थी आपने, दैट इज हाउसिंग। हाउसिंग के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं एंड डेफिनेटली जब हम होम लोन पढ़ेंगे उसमें भी इस पर्टिकुलर नॉर्म की डिस्कशन होती है। तो हाउसिंग के लिए प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑब्लिगेशन आप फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे, इट इज डिफाइंड वाया दी पॉपुलेशन। तो जहां पे भी आपकी पॉपुलेशन किसी भी सेंटर में इट इज 50 लाख एंड अबव, तो लोन लिमिट, अगर होम लोन लिमिट 50 लाख है, देन यू कैन से कि यस आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहे हो एज अ बैंक। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट कितनी होनी चाहिए? 63 लाख। 50 लाख क्या है? ये लोन का अमाउंट है। 63 लाख क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट, फाइन, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ द हाउस। मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। सेंटर्स विद पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख बट बिलो 50 लाख, तो 50 लाख से ऊपर 50 लाख विल बी द लोन लिमिट। 10 टू 50 लाख के बीच में अगर है आपका पॉपुलेशन एक सेंटर में, तो लोन लिमिट विल बी 45 लाख एंड मैक्सिमम कॉस्ट कितना होगा ड्वेलिंग यूनिट का? 57 लाख। जहां पे भी पॉपुलेशन बिलो 10 लाख है, तो द पर्टिकुलर होम लोन लिमिट कैन बी 35 लाख एंड योर ड्वेलिंग यूनिट, द हाउस हाउस वैल्यू शुड बी 44 लाख, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये तो बात हुई आपकी इनिशियल जो आप होम लोन डिस्पर्स करते हैं, द फ्रेश प्रोजेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट परचेज ऑफ द होम। But when we talk about the repair,
फाइन। तो रिपेयर के लिए भी लोन दिया जाता है, एवरीबडी नोज दैट, एंड उसको अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हो एज अ बैंक अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, then you have to have these limits in mind. तो रिपेयर के लिए अगर आपके पास पॉपुलेशन है 50 लाख एंड अबव, तो ड्वेलिंग यूनिट का कॉस्ट कितना रहेगा? मैक्सिमम 63 लाख। सेम है, एग्जैक्टली सेम ही रहने वाला है ये वाला टेबल और ये वाला टेबल, सिर्फ और सिर्फ लोन लिमिट में डिफरेंस आएगा, बाकी कैटेगरी इज सेम एंड द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट इज ऑल्सो सेम। सो सेंटर्स विद 50 लाख एंड अबव पॉपुलेशन, तो 50 प्लस को बोलेंगे हम, it will be having the maximum cost of dwelling unit as 63 lakh. 10 to 50 lakh है अगर आपकी population, then 57 lakh is the upper limit of the dwelling units cost. Below 10 lakh है तो आपकी dwelling unit का cost कितना हो सकता है? maximum 44 lakh. इनके corresponding loan limit कितनी है? 50 लाख एंड अबव पॉपुलेशन के लिए रिपेयर्स का लोन आपको मिल सकता है 15 लाख तक का, अगर है तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। 12 लाख फॉर द पॉपुलेशन साइज 10 to 50 लाख, एंड लेस देन 10 लाख इज 10 लाख फॉर द रिपेयर ऑफ योर डैमेज्ड ड्वेलिंग यूनिट। Okay, so this was it for your priority sector lending norms. आज हमने देखा मैक्सिमम जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिन अपडेट्स से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दी अपकमिंग सेशंस, तो आगे आने वाले सेशन में आपको और भी ज्यादा अलग अलग इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करवाने वाले हैं। तो अपडेटेड रहिए, अपने साइट से भी पढ़ते रहिए जो लेटेस्ट सर्कुलर हैं व्हेन एवर यू गेट द टाइम. And if you have any doubt, any feedback, do let me know in the comment section. We will for sure inculcate all of your comments. Fine. So all the best, everybody. We'll see you in the next video.